सारा मस्सा ही मोहब्बत का है। ये उसी से क्यों होती है जो नसीब में नहीं होता। नहीं मेरी जान, मोहब्बत कसूरवार नहीं होती। मोहब्बत करने वाले बदनसीब होते हैं। वो कैसे? अफाफ ने अप्रोच खाई। मोहब्बत हो जाती है, मगर मोहब्बत कर लेने के बाद लोग उसकी कदर करना भूल जाते हैं। जिनको मिलती नहीं है वो उसे पाने के लिए दर दर भटकते हैं, और जिनको मिल जाती है वो उससे दर दर रोल के रख देते हैं। मगर याह्या भाई और दिलाबी तो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, फिर वो क्यों सफ़र कर रहे हैं? उसके सवाल पर ताहा के चेहरे पर उदासी छा गई। क्योंकि जब दिल को मोहब्बत थी, याह्या को कदर नहीं थी। जब उसे कदर हुई तो वो मोहब्बत करना छोड़ चुकी थी। आप ही कहती हैं इंसान मर जाते हैं मगर मोहब्बत नहीं मरती। ईसा ने नया जुमला कहा। इज़ा सही कहती है, मगर जब चाहने वाले के दर से धुतकार मिले तो शौक चंचल मोहब्बत खामोश हो जाती है। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है ताहा। वो उदास सी। सब ठीक हो जाएगा आफाफ। वो जानता था तसल्ली झूठी है। ताहा। अफाफ उसकी तरफ मुड़ती रूबरू हुई। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे लगता है हमें उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। उसकी आंखों में चमक उभरी। वो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते आफाफ। ताहा ने उसकी अकल पर मातम करते कहा, क्योंकि यही वजह तो फसाद की जड़ थी। तो मैंने कब कहा हमें उनकी शादी करवानी चाहिए? हम उनकी शादी करवाते हैं, मगर दिलापी की किसी और लड़के से, और याह्या भाई की किसी और लड़की से। उससे इतराते अपना प्लान उसके गोश गुजार किया। ताहा पुरसोच हुआ। मुझे भी लगता है इस मसले का यही एक हल है। वो जवाब पर बच्चों जैसे खुश हुई। काश उन दोनों की एक मंजिल होती। काश वो एक दूसरे के लिए बने होते। उसका दिल उस काश पर अटका हुआ था। दोनों ही जान से प्यारे रिश्ते थे। एक प्यारी बहन थी तो दूसरा उसका जिगर, उसका भाई था। नस्या फाफ पर जमाए वो किसी और सोचों में गुम था। तभी ताहा ने उससे ये फसार तंग किया। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, आफाफ मुस्कुराई। मगर तुमने मोहब्बत का इजहार अभी तक नहीं किया। वो शिकवा करना हुआ। मैं हर नमाज के बाद दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आपके दिल में मेरे लिए हर रोज़ मोहब्बत का इजाफा करते जाए। तो क्या ये दुआ इज़हार मोहब्बत के लिए काफ़ी नहीं है? उसके सीने पर उंगलियां फेरते हुए मिनमिनाई। ये तो मेरी मोहब्बत की बात हुई, तुम्हारी मोहब्बत का क्या? वो तो जब जब मैं आपको देखती हूँ बढ़ती जाती है। उसकी जुबान बेख्तियार पिसती। ताहा के लब इस दिलकश जुमले पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट में ढल गए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। ये राज आज से पहले मुझ पर क्यों नहीं आया हुआ? ताकि आप हवाओं में न उड़ने लग जाए। मैं तो अभी 7वें आसमान पर हूँ। अफाफ गिड़गिड़ाई। ताहा ने उसकी जबीन पर लब रखे। अपनी बीवी की इतनी मोहब्बत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या वो शादी में शिरकत करेगा? उससे कंबल को तैग लगाते सवाल किया। मजबूत कलाई पर कड़ी बांधते आर्यन को कल रात की कॉल याद आई। आपके इकलौते दामाद ने यहाँ आने की शर्त रखी है। कैसी शर्त? आयाम को तशवीश हुई। यही कि उसे उसकी बीवी वापस की जाए, तभी वो यहाँ आएगा। उसे अपने आसार में लेते आर्या ने राजसाराना अंदाज में सरगोशी की। आयाम का चेहरा हैरत से तर था। आप सच कह रहे हैं आर्यन? क्या वाकई हासिक ने ऐसा कहा है? उसे समझ नहीं आ रहा था वो खुश हो या खुशी पर रोए। बिल्कुल, आर्यान की मासूम बीवी। तुम ख्वाहा के खदशात में उलझी हुई थी। मुझे यकीन था वो ईज़ा के लिए खुद को बदल सकता है। आयाम खुशी के मारे सिर्फ सरस्वात में हिलाती मुस्कुराई जा रही थी। अभी प्रिंसेस को इस बारे में कुछ नहीं बताना। मैं चलता हूँ, ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है। आर्यन उसके माथे पर लब रखते बाहर चला गया। आयाम खुशी के बायस 7वें आसमान में थी। किस्मत भी अजीब खेल खेल रही थी उनके साथ। किस्मत की करम नवाजी थी। दोनों के दिलों में जुदाई का खौफ इस कदर था कि उन दोनों को ही अपनी अपनी इंतहाई मोहब्बत इस रिश्ते को बचाने के लिए कम लग रही थी। मगर कहते हैं ना, दूरियां रिश्तों में गलत फहमियाँ पैदा कर देती हैं। अगर आज वो एक दूसरे के रूबरू होते तो शायद दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी में अपनी कदरों कीमत से वाकिफ़ हो चुके होते। उन्हें बिछड़ जाने का खौफ भी लाहक ना होता। मगर ज़िंदगी अब उनकी कहानी नए मोड़ पर ला रही थी, जहाँ वो रूबरू होने वाले थे, जहाँ अब उनकी इंतहाई मोहब्बत का फैसला उनके रिश्ते को महफूज करके होने वाला था, या बिखेर कर। उसने ऑफिस रूम का दरवाज़ा खोला। सामने ही उसकी सोच के मुताबिक वो उसके निशिस्व पर जुमान था। चेहरे पर सख्ती सजाए वो पथरीली निगाहों से उसे घूर रहा था। अगर तुम मुझसे बात किए बिना वापस गई तो मैं तुम्हें खुद तक आने की इजाज़त इसके बाद कभी नहीं दूंगा।
अटल लहजा था। नताशा के मुड़ते कदम रुक गए। वो चलती चेयर के करीब आ रुकी। आज भी चेहरे पर मखसूस खामोशी के पहरे और आंखों में खालीपन सवार था। मुरसलीन ने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी कलाई थामी और उसे अपनी आगोश में ले लिया। ये तो मैं भी जानता हूँ। बात सिर्फ मेरी नाराज़गी की नहीं है। इससे बिना किसी बहाने के मुझे बताओ क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। नताशा को अपने करीब करने के बाद भी उसका कोई रद्द अमल ना पाकर मुरसलीन ने नरमी से दरियाफ्त किया। कोई वजह नहीं है। आज उसकी नसें भी झुकी थीं। जैसे डर और जुबान का झूठ न पकड़ा जा सका तो आंखों की सच्चाई छुप नहीं पाएगी। मुरसलीन चंद साखने खामोशी से उसे तकता रहा। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम अपनी तमाम परेशानियों की बोझ अकेले उठाती रहो। मैं तुम्हारा हमसफ़र हूँ नताशा। तुम मुझे भी लाजक बता सकती हो। और भूलना नहीं, हम आज भी पहले दोस्त हैं जो अपनी तमाम बातें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। वो अपने इंतहा पर रक्ष महसूस कर रही थी। उसकी मुस्कुराती आंखों ने सामने मौजूद शख्स को नसों के हसार में ले लिया। मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, मगर अभी तवज्जो मुझ पर नहीं उस राज पर रखो जो तुम दिल में छुपा के बैठी हो। वो मुस्कुरा दिया क्योंकि उससे अपनी बीवी को 3 दिन बाद मुस्कुराते देखा था। नताशा का रंग फक से उड़ा। वो अभी कुछ कहती ताहा बिना नौक के अंदर दाखिल हुआ। या अल्लाह, मैंने फिर से कुछ नहीं देखा। वो एक ही जज्ब में उनकी तरफ पुष्प फेरता आंखों पर हाथ रख चुका था। नताशा जज्बत सी होती फौरन से उठी। तेरी पुरानी आदत है कबाब में हड्डी बनने की। मुरसलीन ने उसे घूरते फिक्रा उछाला। नताशा, तुम्हें बड़े पापा बुला रहे हैं। उसकी झिझक कम करने को वो फौरन बोला। वो बाहर चली गई। ताहा हंसा उसके पास सा खड़ा हुआ। घर में लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती आप दोनों को, और यहाँ उसने बात अधूरी छोड़ी। तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है। वो घर जाऊं। मेरे इल्म में इजाफा करने के लिए बहुत शुक्रिया। उससे ध्यान निकाले और फिर बात जारी रखी। अभी मैं नताशा को यही बताने आया था कि वो कमीना अहमद दूसरी शादी कर रहा। वॉट? मुरसलीन को झटका लगा। कल तक उसे पहली बीवी के ख्याल सोने नहीं देते थे। आज कौन सा जिन चढ़ गया दूसरी शादी करने चला है। वो हैरत से खोया हुआ। यही पूछने नताशा से आया था। भाभी है वो तेरी, तमीज से पुकारा कर उसे। मुरसलीन ने उसकी गर्दन दबोची। अच्छा, भाभी जी के पास चले, उन्हें भी ये मुबारक खबर सुनानी है। वो दोनों बाहर निकले। मैं इस राज को मस्जिद राज नहीं रख सकती बड़े पापा। मैं अंदर ही अंदर कुड़ रही हूँ। ये आप सबका गुस्सा है, मगर मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मुरसलीन से इतनी बड़ी बात छुपाऊं। अंदर आते उन दोनों के कदम वहीं रुक गए। आर्यन और नताशा के अलावा इस वक्त ऑफिस में कोई नहीं था। मैं उसी दिन मुरसलीन को ये सब बताना चाहती थी, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई। अगर आज आप इस मौजू पर बात नहीं करते तो मैं खुद आने वाली थी आपके पास। वो धीमे लहजे में कहती, शदीद किस्म के शराब में डूबी हुई थी। आर्यन ने अफसोस और दुख से उसकी हालत देखी। वो तब बच्चा था, मगर अब वो मैच्योर है बड़े पापा। मेरे ख्याल से उसे बता देना चाहिए। वो फिर बोली। आर्यन ने नजर टेबल पर झुका ली। वो एक दुराहे पर खड़ा था। वो हकीकत मुरसलीन के लिए इंतहाई तकलीफ का बाइस बनेगी नताशा। उससे एक कोशिश सी की। कौन सी हकीकत है जो मुझे नहीं मालूम बड़े पापा, जिसकी वजह से मेरी बीवी इस कदर डिप्रेस है। ऑफिस का दरवाज़ा खोलते वो कड़क लहजे में खोया हुआ। एकदम से नताशा का सांस रुक गया। आर्यन के चेहरे पर संजीदगी मजीद बढ़ गई। बताएं बड़े पापा, क्या है वो राज जो बचपन से मुझसे छुपाया जा रहा है। नताशा बुत बनी बैठी थी। मुरसलीन, मेरी बात तहम्मुल से सुनना बेटा। आर्यन ने मोबाइल रखते जगह से उठते कहा। उसके दिल की धड़कन इस जुमले पर तेज सरीन हो गई। वो खुद को इस हकीकत को झेलने के लिए दिमागी तौर पर तैयार करने लगा, मगर जैसे ही वो जुमले उसके कानों में पड़े, मुरसलीन रमीज शाह के दिल के परीचे उड़ गए। दिमाग सुन पड़ गया। मुरसलीन बेटा, तुम मलिक खानदान का हिस्सा नहीं हो। वो पहला जुमला था जो मुरसलीन को लगा उसके जिस्म से किसी तेज सार चाकू जैसे आर पार हो गया है। फैसल की पहली औलाद बेटी थी जो फौजशुदा पैदा हुई। मुरसलीन की आंखें लोबालब पानी से भर गईं। इर्द गिर्द सन्नाटा छाने लगा। उसे लगा वो अंधेरों में डूब रहा है। उससे रोती नताशा का चेहरा हल्का हल्का नजर आ रहा था। ताहा अपनी जगह पत्थर बना हुआ था। मेरी बहन इस सदमे से मर जाती, इसलिए फैसल ने तुम्हें उसी दिन गोद ले लिया। उससे इस बार नसें नहीं उठाई गई। चेहरा सुर्ख हो रहा था। आंसू कतरा कतरा फर्श पर गिर रहे थे। यह हकीकत पहाड़ जैसी थी। एक इंसान जो सदियों से खानदान का हिस्सा था, जिसके माँ बाप बहन भाई थे,
उससे अचानक मालूम हो वो सब रिश्ते तुम्हें विरासत में नहीं मिले हैं, तुम उनके सगे नहीं हो, वो तुम्हारे सगे नहीं हैं। तुम एक फैमिली का हिस्सा हो, मगर वो तुम्हारी असल फैमिली नहीं है। उसके दिल पर वही गुजरती है जो इस वक्त मुरसलीन रमेश शाह के दिल पर गुजर रही थी, और इस वक्त उसके दिल पर कयामत गुजर रही थी। मैं कौन हूँ? वो जुमला इंतहाई मुश्किल से अदा हुआ, तुम सिकंदर हाजिक मुगल के छोटे भाई हो। और इस जुमले पर वो तीनों हक्का बक्का रह गए। नताशा भी इस हकीकत से अनजान थी। मुरसलीन के चेहरे पर बेयकीनी रकम थी। तुम उसके भाई हो, मगर तुम बेटे फैसल शाह के हो, और मुझे मेरी जान से अजीज हो। एकदम से अंदर आते फैसल के जुमले ने जैसे उसके टूटे दिल पर आराम रखने वाला काम किया था। डैड। मुरसलीन का सब टूट गया। वो फैसल के गले लगता बच्चों जैसे रोया था। दिल का गुबार अब ऐसे ही कम हो सकता था। आर्यन के मैसेज के बाद उसकी टीम वहां आ चुकी थी। मुझसे इतनी बड़ी हकीकत क्यों छुपाई डैड? क्यों? फैसल की आंखें नम हो गई। हाजिक ने तुम्हें बताने से मना किया था बेटा। मैं भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसलिए नहीं बताया। वो नम आंखों से फैसल का चेहरा देखने लगा। डैड, मेरे मॉम डैड। उसकी आवाज़ रुंध गई। फैसल ने नदामत भरी नजरों से उसे देखा और नफ़ी में सर हिलाया। मुरसलीन इस नए सितम पर एक बार फिर रो दिया। नताशा की तकलीफ उसे तकलीफ में देखकर बढ़ रही थी। मलाइका और वकास उसे वहां से बाहर ले गए थे। ताहा हमसा के सीने से लगा। आज एक बार फिर अपने भाई को टूटता देख रो दिया था। किस्मत के खेल अजीब होते हैं। ये इंसान को वहां ले जाते हैं जहां कोई नहीं जाना चाहता। मुरसलीन, तुम्हारे पास अपने ना सही, मगर फैसल और तूबा आज भी मौजूद हैं। आज से 25 साल पहले तुम्हारा भाई मजबूर था, और आज मैं मजबूर हूँ। आर्यन उसके सामने बेबस सा खड़ा था। मैंने ये हकीकत अपने घर वालों से छुपा कर रखी है। मेरी बहन ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। उसे ये हकीकत मत बताना। वो ना तुम्हारी जुदाई सह पाएगी, ना ही ये तल्ख हकीकत। उसके लहजे की बेबसी चीख चीख कर बता रही थी उसे अपनी बहन जान से ज्यादा प्यारी है। वो हाथ छोड़ने लगा। मुरसली ने लपकते उसके हाथ थाम लिए। वो मेरी माँ है बड़े पापा। वो अगर मेरे बगैर नहीं रह सकती, तो मैं भी उनके बगैर कुछ नहीं हूँ। वो हन्नूस रो रहा था। आर्यन ने उसे सीने से लगा लिया, और फिर इस राज में 3 मजीद अफराद शामिल हो गए थे। सुबह का उजाला हर तरफ फैल चुका था। वो फजर पढ़कर सोने के बाद उठा। वक्त पर नजर पड़ी तो उठा था। खिड़की के पास आ रुका। पर्दे हटाए। सूरज की किरणों ने उसका वेलकम किया। बालों में हाथ फेरते उससे टेबल पर रखा वॉलेट उठाया। लोग वॉलेट में अपने प्यारों की तस्वीर रखते हैं, मगर मैं तुम्हारी तस्वीर रखता हूँ, ताकि जब जब तुम्हें देखूं मेरी नफरत तुमसे मजीद बढ़ती जाए। सोचों में तहलील होते उसके चेहरे को सोचते उसे तलखी से सोचा था। वॉलेट खोल कर जाने कितने लम्हे वो साकित खड़ा रहा। इतना साकित कि दराज खोलने की आवाज़ से लेकर किसी और वजूद की मौजूदगी तक उसे महसूस नहीं हुई। और तुम कहते हो तुम्हें उससे नफरत है? बेला का अंदाज मजाक था। या मीर होश में आया। तुम शायद भूल गई हो, मैं यूनी में एक माहिर लायर के नाम से मशहूर था। झूठ बोलना मुझे अच्छी तरह आता है। उसने जैसे खुद का मजाक बनाया। बेला चुप हो गई। क्या उससे एक और मौका नहीं दे सकते? वो उसे खुश सीखना चाहती थी। मैं अल्लाह की तरफ से आई मौत मरना चाहता हूँ, मुझे मजबूर मत करो। और बेला इस जुमले पर क्रिस्टल की हो गई। वो हन्नूस उस तस्वीर को देख रहा था। तुम्हें मालूम है बेला, मुझे लोग कहते हैं कि याह्या मीर इंतहाई किस्म का ढीठ इंसान है। वो हंसा। वो सब ठीक कहते हैं, मगर तुम्हें मालूम है मेरा दिल मुझसे 10 गुना ज़्यादा ढीठ साबित हुआ है। मैं उससे नफरत करने का इरादा बांधता हूँ तो ये रुकने की धमकियाँ देता है। मैंने उससे खुलेआम मोहब्बत की है, सब जानते थे। स्नो वाइट याह्या मीर की मोहब्बत है, सवाए उसके। वो अफसुर्दगी से हंसा। उसने कहा था वो याह्या मीर की जिद नहीं बन सकती। खुद बताओ, अगर वो जिद ही होती तो क्या आज मैं उससे इतनी दूर यहाँ मौजूद होता? बेला को उस शख्स का लहजा दुख दे रहा था। तो इस कहानी का एहतमाम क्या होगा? उससे पूछा। मोहब्बत करना मैं छोड़ नहीं सकता, और नफरत मुझसे होगी नहीं। वो बेबसी से हंसा। उसके पूरे बाल माथे पर आन गिरे। पाके खो देने की तकलीफ इंसान की चलती सांसों तक जिंदा रहती है। ये वो जख्म है
जो किसी दवा से मनमेल नहीं होता। मैं अब किस्मत के साथ चलूंगा। जहाँ या मेरे को किस्मत ले जाएगी, मैं वहां जाऊंगा। उसका लहजा पूरा सन था। तुम वापस जा रहे हो? उससे इस बात में सर हिलाया। घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। दुआ करना अब मजीद कोई आजमाइश मेरी जिंदगी का हिस्सा ना बने। वो मुस्कुराता मंजर से हटिया। बेला ने आमीन कहा। 2 दिन गुजर गए हैं, आज भी आप लोगों की शॉपिंग रहती है? मेरी कंप्लीट है। अब आपको मैचिंग जूते नहीं मिल रहे थे, ईसा ने बताया। वैसे मैंने सुना है तुम दूसरी शादी कर रहे हो। ईसा ने अहमद को देखा। अफाफ के इंतजार में वो दोनों गाड़ी के पास खड़े थे। हाँ, पहली वाली मुंह नहीं लगाती, सोचा दूसरी कर लूं। और तुम्हें क्यों लगता है दूसरी वाली तुम्हें मुंह लगाएगी? ईसा ने कदर तंज से कहा। अहमद हंसिया। इतना प्यारा तो हूं। वो इतराया। इतने ही प्यारे होते तो इन्हीं तुम्हें मुंह लगा लेती। उससे मजाक उड़ाया। आप हंसते हुए क्यूट लगती हैं। अहमद ने नस से झुकाए कहा। वैसे अनहरा को मालूम है? उससे मौसू बदला। हाँ, शादी का कार्ड व्हाट्सएप पर भेजा था। ईसा उसकी दीदा दलेरी पर दंग रह गई। तुम वाकई सीरियस हो? उसे लगा अहमद मजाक कर रहा है, मगर उसके चेहरे पर मजाक का शाइबा भी तक नहीं था। कौन सा मर्द दूसरी शादी मजाक में करता है इज़ा मैडम? उसे सरसरी सा कहा और अफाफ को आते देख गाड़ी में बैठ गया। ईसा को उसका लहजा चुभा था। वो भी अफाफ को लेती गाड़ी में बैठ गई। वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ी। अहमद भी बैग पकड़े साथ आ रहा था। वो भी लॉन्च तक आए थे। सामने से व्लॉग बनाती उमायमा नुमादार हुई। कल मलिक विला में कवाली नाइट थी और फिर नताशा की रुखसती। आप ही, आप जानती हैं आज कौन सा दिन है? वो कैमरा ऑन रखे ही वो सवाल पूछ रही थी। हाँ, आज वॉकी टॉकी डे है। मैं कैसे भूल सकती हूँ? ईसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। ये कौन सा आलमी दिन है? अमर ने सर खुजाया। ये आलमी दिन नहीं है अमर भाई। उमायमा ने सर पकड़ लिया। हम हर साल 22 दिसंबर को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। मगर इसमें होता क्या है? उफ़ अमर भाई, अफवाह आ गई। इस दिन हम सब यंग पार्टी के पास एक बंदा कैमरा ऑन करके जाता है और पूछता है कि गुजर चुके साल से हमने क्या सीखा और पिछले साल की निस्बत हम में क्या तब्दीली आई। इस तफसील पर अहमद कदरे हैरान हुआ। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो कहे बिना नहीं रह सका। तो हम स्टार्ट करते हैं। अफाफ, सबसे पहले तुम बताओ, तुमने अपने इस साल में क्या सीखा और क्या बदलाव लाया? मैंने इस साल सीखा है कि आप जितनी भी कोशिश कर ले, जो आपकी किस्मत में नहीं होता वो आपको कभी नहीं मिल सकता, और जो आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है उससे आप जिस कदर छुटलाएं वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन के रहेगा, और यही ज़िंदगी है। उमायमा उसके मैसेज पर कहीं और जा पहुंची थी। फिर उसे शाबाश देते ईसा की तरफ आई तो हयाम की बात सुन रही थी। ईसा अभी आपने क्या सीखा? ईसा ने खाली मग टेबल पर रखते उसे देखा। मैंने इस साल बहुत कुछ सीखा है, मगर जो सबक मुझे ज़िंदगी भर याद आएगा वो ये है, सब्र बहुत खूबसूरत होता है अगर वो किसी जायज़ ख्वाहिश से मुंसलिक हो। ये आपको अल्लाह और इंसान के दरमियान कायम ताल्लुक की गहराई और मोहब्बत में फ़र्क बताता है। और एक बात ये रिश्तों की कदर वक्त पे कर लेनी चाहिए, इससे पहले वो रेत की तरह हाथ से फिसल जाए। वो मुस्कुराते ही कैमरे के सामने से हट गई। हुमायूं एक बार फिर ब्लैंक हुई। पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो भागकर बाहर आई। सामने ही ताहा को आते देखकर वो दिल खोल कर मुस्कुराई। ताहा भाई, आज वॉकी टॉकी डे है, मैसेज दे जल्दी से। उसके चेहरे पर थकान नुमाया थी, मगर वो फिर भी वहाँ रुक गया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जिनसे मोहब्बत हो उन्हें वक्त रहते बताकर अपना बना लेना चाहिए। ये सारी जिंदगी के पछतावे से बेहतर होता है। अगर वो आपको रिजेक्ट कर दें तो? इस पर वो ब्लैंक नहीं हुई। उससे वीडियो के दरमियान वो सवाल किया था। तो फिर भी आपको पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि तब आप इस इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे कि आपने एक बार ट्राई तो किया था। वो मुस्कुरा कर कहता अंदर बढ़ गया। वो मायमा भी पलटी। मैं रह गया हूँ, क्या मुझसे सवाल नहीं किया जाएगा? उसकी आवाज़ पर वो सरस से पलटी। सामने ही वो ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स पर ग्रे कलर का लॉन्ग कोट पहने, गले में मफलर डाले, अपनी पूरी वजाहत के साथ रोब से खड़ा था। ब्राउन बाल माथे पर बिखरे हुए थे। ग्रे आंखों में सर्दपन सा नुमाया था, मगर चेहरा किसी भी तरह के तासुर से पाक था। उमायमा साकित थी। वो दोनों एक दूसरे को आज 3 हफ्ते बाद देख रहे थे, जिसकी खुशी जुबान से तो क्या, आंखों से भी बयान नहीं हुई थी।
अब की बार उनके दरमियान हालात मुख्तलिफ थे। उनके चेहरे पर जो खुशी एक दूसरे को देखकर आया होती थी, वो इस बार दिल तक महदूद रह गई थी। इस साल क्या सबक सीखा तुमने? वो अपने हवास बहाल करती पूरे कॉन्फिडेंस से पूछ रही थी। वेल, मुझे ज़िंदगी ने इस साल बहुत से सबक सिखाए हैं। याया ने हाथ पुश पर बांध लिए। पहला सबक, इंसान बहुत बेरहम होते हैं। ये आपकी किसी अच्छाई का सिला नहीं देते। दूसरा सबक, गहरा सांस लिया। वो उमैमा की आंखों में देखते बोल रहा था। माफ़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात करती है। इंसान बस तमाशा बना सकते हैं। उसके चेहरे पर तंज़ी हंसी थी। उमैमा खामोशी से उसे रिकॉर्ड कर रही थी। तीसरा और आखिरी सबक, वो उसकी तरफ जरा सा झुका। अगर मुझसे इन फ्यूचर किसी ने मोहब्बत के मुतालिक कोई राय मांगी तो मैं उसे मोहब्बत की बजाय मौत प्रेफर करने का कहूँगा। वो सफाक हुआ। उमैमा के वजूद पर कपकपी सी तारी हुई। और कुछ अल्फाज जो कहना चाहता हूँ, वो उसकी हालत से हत उठा था। मजीद बोला। अर्ज़ किया है। जब्त करके हंसी को भूल गया। मैं तो उस जख्म को ही भूल गया। साथ दर साथ हम सफ़र रहकर अजनबी अजनबी को भूल गया। सुबह तक वजह जान गई थी जो बात, मैं उसे शाम को ही भूल गया। अहदे वबस्तगी गुजार के मैं वजह वबस्तगी भूल गया। सब दलीलें तो मुझको याद रहीं, बहस क्या थी उसको भूल गया। क्यों ना वो नाज इस जहानत पर, एक मैं सबको भूल गया। गज़ल के इख्तिताम पर उसका दिलकश पुरस्रार कहका वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। वो उसे ब्लैंक करके जा चुका था। उमैमा बस इस राह को तकती रह गई। सब कुछ अजीब था, बहुत कुछ बदल भी गया था। वो अंदर आई जहाँ वो हंसी खुशी सबसे मिल रहा था। वो उसे देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी की रौनक के साथ एक अनोखी चमक भी थी, जैसे उससे कुछ जीत लिया हो। वैसी चमक जो अक्सर फादा लोगों की आंखों में होती है। वो अब अपनी माँ का माथा चूम रहा था और अब अपने डैड के गले लगा किसी बात पर खिलखिला के हंसे जा रहा था। और वो बुत बनी लाउंज के बस में खड़ी ब्लैंक माइंड के साथ वो मंजर देख रही थी। उससे देखा ईसा ने कुछ सवाल किया था, जिसके जवाब में याया ने कनकियों से सोफे की टेक के साथ खड़ी गुलाबी जोड़े में मलबूस लड़की पर सरसरी सी नजर डाली थी। वो उसे ऐसे क्यों देख रहा था? ऐसे तो तब देखते हैं जब इंसान किसी को नापसंदीदगी से देखता है, जब वो सामने वाले को नज़रअंदाज कर रहा होता है। अच्छा, या मीर भी उसके साथ वही कर रहा था। उससे आंखें मीच के खोली। जो भी था, उसका दिल क्यों उदास हो रहा था? उमाइमा यही तो चाहती थी ना। अंदर की सरगोशी कहीं अंदर ही दब गई। वो इस समय वहाँ खड़ी उनके साथ मुस्कुराना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हो सकता था। फैसल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उससे सर उठाकर देखा। वो मुस्कुरा रहा था। वो फिर भी नहीं मुस्कुराई। अब तो उससे मुस्कुराना चाहिए था। वो तब भी नहीं मुस्कुराई। क्यों? वो वहीं खड़े होकर मुस्कुराना चाहती थी, उसके इर्द गिर्द उसे देखते हुए, उसकी किसी बात पर। मगर क्यों? ये तो अब नामुमकिन था। वो तो या मेरे को ठुकरा चुकी थी। अब वो क्यों चाहती थी? वो अजीब कश्मकश का शिकार हो रही थी। वो खुश थी ना, उदास? वो फैसल के बाद उसे देखते ऊपर भाग गई। रात हो चुकी थी। मामूल के मुताबिक आज खाना लेट खाया जा रहा था। सब डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। वैसे नानू, ये तो गलत है। आपको नताशा भाभी जी पर भी कर्फ्यू लगाना चाहिए था, जैसे अफवाह पर लगाया था रुखसती के वक्त। नवाला लेते ताहा ने सुमेरा बेगम को देखते हफीज से कहा था। मेरे ख्याल से तुम्हें चश्मा लगवाना चाहिए भाई। भाई भाभी जी सुबह से नज़रबंदी है। याया ने भी उसी टोन में जवाब दिया। ताहा ने फौरन गर्दन घुमाकर मुरसलीन को देखा, जिसकी शक्ल सड़े हुए टमाटर जैसी हुई थी। चुप करके खाना खाओ वरना दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो तो पहले से ही दबा बैठा था। ताहा की देखने की देर थी। मुरसलीन भड़क उठा। आर्यन और बाकी सब ने बामुश्किल हंसी रोकी थी। मैंने तो भी कुछ कहा ही नहीं था। वो बेचारा बड़बड़ा कर रह गया। ईसा और अफाफ ने हंसी दबाई। कोई बात नहीं था, बुरा नहीं मानो। ये रीत सदियों से चली आ रही है। एक वक्त में हमारे बेचारे डैड पर भी यही वक्त आया था। याया ने कदरे अफसोस से कहा। हमसा को अच्छू लगा। आर्यन, वक्कास और फैसल ने हंसी रोकनी चाहिए। मतलब याया में नहीं सुधर सकता था। मैं तुम्हारा बाप हूँ कमीने इंसान, कुछ तो शर्म कर लिया करो। वो मुझ पर सूट नहीं करती डैड। उससे दांत निकालते कहा।
हमजा ने सारा को ताज्जुब से देखा। वो हमेशा उससे ही देखता था, बेबसी से और कुछ अफसोस से कि वो उसकी औलाद है। हम याह्या, तुम्हारे डैड अपने वक्त में बिल्कुल भी बेचारे नहीं थे। तुम चुप करके खाना खाओ मिसेस वक्कास रजा, वरना मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ। हमजा मलाइका के तंज पर तिलमिला ही गया। अच्छा अच्छा, बस आप सब खामोशी से खाना खाएं। सुमेरा बेगम की आवाज़ पर सबको चुप लगी। मुझे सबकी लव स्टोरी का पता है, स्वाय बड़ा पावा की लव स्टोरी के है। एक दिन वो भी मैं ज़रूर जान चाहूँगा। उसकी बेचैन रूह को कभी सुकून नहीं आ सकता था। सब चुप थे। एक वही था जो कन अखियों से आर्यान को तो कभी फैसल और हमसा को देख रहा था, जबकि हयाम चेहरा झुकाए लाताल्लुक बनी बैठी थी। मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है। 5 मिनट गुजरे थे, या फिर बोल पड़ा, मगर अब की बार उसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। सब ने उसकी तरफ देखा। जी बोले, हम सुन रहे हैं। सुमेरा बेगम ने बहुत प्यार से जवाब दिया। उससे एक नज़र अपनी माँ को देखा, फिर इज़ा और फैसल को देखकर नज़रें अपनी माँ पर वापस जमा ली। मैं शादी करना चाहता हूँ। सबके चेहरों पर एकदम से तारीकी छा गई, मगर वो खुद पुरसुकून बैठा था, जैसे वो फैसला लेकर खुश था, मुतमईन भी। मगर दूसरी तरफ उसके रूबरू बैठी उमाइमा शाह की उंगली में मौजूद निवाला और उसकी नसें प्लेट पर ही सख्त हो गई। वो लम्हा पर अपनी जगह से हिल नहीं पाई। मैं चाहता हूँ नताशा भाभी की रुखसती वाले दिन मेरा निकाह कर दिया जाए। उससे इंतहाई सादगी से अपनी बात मुकम्मल की। उमाइमा को सांस लेने में अचानक तकलीफ सी महसूस हुई। वो वहाँ से उठ जाना चाहती थी, मगर यूं उठकर जाना उसका तमाशा बना सकता था। ये तो खुशी की खबर है। सबसे पहले फैसल ने कहा। वो वाकई में खुश था, बाकी सब भी खुश थे। मुझे यकीन था मेरा बेटा मेरा कहा कभी नहीं डालेगा। ज़ारा के जुमले पर उमाइमा ने पथरीली नज़रों से उसे देखा। कल तक वो उसे अपने बेटे की मोहब्बत का यकीन दिला रही थी, और आज उसे किसी और से शादी के लिए राज़ी भी कर चुकी थी। उसे अचानक से बेसारी फील हुई। लड़की कौन है? सुमैरा बेगम ने सवाल किया। उससे दफातन हयाम को देखा। वो उससे ही देख रही थी, मगर उमाइमा ने नज़रें नहीं घुमाई। वो ब्लैंक हुई उसे देखती रही। हयाम की नज़रें उसे अपना आप स्कैन करती महसूस हुई। खाने से हाथ वो रुक चुकी थी। अब तो उसे जिस्म पर कपकपी सी दारी होती हुई महसूस हो रही थी। उसे तकलीफ हो रही थी, मगर वो एतराफ़ नहीं कर पा रही थी। लड़की। मोबाइल की आवाज़ पर याया की ज़ुबान रुक गई। उमाइमा भी होश में आई। उसका टेबल पर रखा मोबाइल बज रहा था। डूबते को तिनके का सहारा मिला। वो इस गुफ्तगू से जान छुड़वाती भागने को हुई, लड़की हबीब अंकल की बेटी, जिनका प्रपोजल भी आया था। मगर दूसरी तरफ याया मीर था, जो उसकी रग रग से वाकिफ था। उसके भागने से पहले वो बोल गया। वो भी लम्हा भर रुकी और फिर लॉन की तरफ भाग गई। सब ने उसे मुबारकबाद दी। सभी खुश थे। जब दो लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते, तो उन्हें ज़बरदस्ती एक रिश्ते में बांधना उनकी ज़िंदगी पर बात करने के बराबर है। और ये बात मलिक विला के बड़ों को समझ आ गई थी कि अब याया मीर और उमाइमा शाह के दरमियान कोहे अनहा की बर्फ जम गई है, जिन्हें वो दोनों ही नहीं तोड़ना चाहते।